गुड मॉर्निंग। ज्वाइन कीजिए फास्ट और हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्किट्स की आगे की पढ़ाई। गौतम, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये सवाल था होमवर्क। आपको करंट आईसी और करंट आई निकालना था। गॉट द आंसर? बताइए। गौतम, गॉट द आंसर? नहीं बना पाए सर। ओके, करिश्मा, गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज ऑन द बोर्ड। इसमें करंट, इस क्वेश्चन में करंट आई का मान क्या होगा और करंट आईसी का मान क्या होगा, ऐसा दिए थे हम। बताओ। बनाई हो, वरना आगे बढ़ेंगे। हेलो। हम्म, ओके। देखिए, अगर इस सबको भूल जाइए, देखिए यहाँ सप्लाई है, यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। थोड़ी देर के लिए एल को भूल जाइए और ये सप्लाई वोल्टेज इमेजिन कीजिए। तो यही मतलब ये हो जाता तब आरसी सर्किट, तब ये हो जाता आरसी सर्किट। होता कि नहीं होता? सिर्फ ये दोनों को बात करें तो ये होता आरसी सर्किट। और आरसी सर्किट में टोटल करंट दिया हुआ है। आरसी सर्किट में टोटल करंट क्या लिखते थे? आई इक्वल टू, मतलब ये वाला आई, ये इसको हम थोड़ी देर के लिए आई डैश बोल देते हैं, थोड़ी देर के लिए आई डैश
ये आई डैश विल बी इक्वल टू रूट अंडर आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर। होता क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट अंडर। अगर आप आरसी पैरेलल सर्किट इमेजिन करेंगे तो इसको भूल जाइएगा तो ठीक है। तो तब देखो इसका वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है 13, तो ये स्क्वायर रूट किस तरफ भेजोगे तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू ये आई आर दिया हुआ है 5, हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस आईसी स्क्वायर। तो यहाँ आईसी सिर्फ अननोन है, आईसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25, सब्ट्रैक्ट करोगे 144, तो आईसी इक्वल टू रूट अंडर 144 मतलब 12 एम्पियर आंसर आएगा। एक आंसर आ गया अपना, क्या बोलते हो, समझ में आया। अब अपने को जब ये करंट भी पता हो, ये भी पता हो, ये भी पता हो, तीनों में करंट पता है, तो अपने को आई करंट कैसे, पैरेलल आरएलसी सर्किट, टोटल इज पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए आई इज रूट अंडर आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर। तो इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा अपना आई आर इज 5 का स्क्वायर प्लस आईसी आया है अभी 12 माइनस आई एल दिया हुआ 24 का होल स्क्वायर, 12 माइनस 24 इज माइनस 12 का होल स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ये हो जाएगा 25 प्लस 144। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 169 आई रूट अंडर, और 169 इज नथिंग बट द 13 का दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस विल बी 13 एम्पियर। नेट करंट आई आ गया 13 एम्पियर और करंट थ्रू द कैपेसिटर आईसी आ गया अपना 12 एम्पियर। हाँ या ना, राइट गाइस, समझ में आई बात। ये करंट आई सप्लाई से निकलने वाला करंट, इस पैरेलल आरएलसी सर्किट में जाने वाला करंट है 13 एम्पियर, और कैपेसिटर के थ्रू जो करंट जा रहा पास हो रहा वो है अपना 12 एम्पियर। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। समझ में आया, आगे बढ़े जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ओके आगे बढ़ते, गौतम समझ में आया, आगे बढ़े। थोड़ा जल्दी रेस्पॉन्ड कीजिए क्विकली, जैसे ही खत्म हुआ समझ में आ गया तुरंत बोल दीजिए यस सर गॉट इट, नहीं समझ में आया तो पूछिए डाउट। हेलो, हाँ जी गौतम, समझ में आ गया, देन वेरी गुड, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट।
तो इस तरह से करके ये इस टाइप के सवाल को सॉल्व किया जाता है। अभी तक ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं है आप लोग के एग्जाम में, लेकिन इफ दे विल आस्क देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इजीली। तो अब क्या करेंगे हम लोग वो देखिए। अब तक हम लोग पूरा प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, देन आरएल सीरीज, आरसी सीरीज, आरएलसी सीरीज, देन आरएल पैरेलल, आरसी पैरेलल, आरएलसी पैरेलल पढ़ लिए अब हम लोग डिटेल में। नाउ रेजोनेंस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। किसी ये सर्किट में, अपना एसी सर्किट में रेजोनेंस कब होगा? रेजोनेंस रेजोनेंस की घटनाएं कब होती है? देखिए, सबसे पहले बात, किसी भी एसी सर्किट में रेजोनेंस को होने के लिए दो तरह के एनर्जी सोर्स का होना जरूरी है। और हम लोग जानते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, द एलिमेंट कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी in the electric field, right now, and the element inductor stores energy in the magnetic field, right now। ये देखिए, दो तरह का एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हो गया, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, राइट ना, एक मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा, हाँ या ना। तो उसी सर्किट में रेजोनेंस होगा। हम क्या बोले, फॉर द अकरेंस ऑफ रेजोनेंस, ये नेसेसिटी है कि कम से कम दो एनर्जी सोर्स का होना जरूरी है। तो जिसमें ये दोनों लगा हुआ होगा तभी ये मुमकिन है, हाँ या ना। तो लिखेंगे एक लाइन में, जल्दी से लिखते भी चलेंगे तो साथ साथ ज्यादा फायदेमंद होगा। और द अकरेंस ऑफ द रेजोनेंस for the occurrence of the resonance in any system, two types, two energies are required। दो टाइप का एनर्जी का जरूरत होता है, दो एनर्जी का जरूरत होता है। और हाँ जी, क्या है, फॉर द अकरेंस ऑफ द रेजोनेंस इन एनी सिस्टम टू एनर्जीज आर रिक्वायर्ड इन आरएलसी सर्किट। इन कौन सा सर्किट? इन आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट में खास करके इंडक्टर, आरएलसी सर्किट में एक इंडक्टर है। इंडक्टर इज हैविंग energy in the form of magnetic field and दूसरा एलिमेंट है कैपेसिटर। कैपेसिटर इज हैविंग energy in the form of electric field, in the form of electric field, full stop। When these two energies are present
ये दोनों का दोनों एनर्जी आर प्रेजेंट एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, किसी खास फ्रीक्वेंसी पर, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी when these two energy are present at particular frequency, wide variation are present in the system is called as resonance, ठीक है। तो उस वाइड वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर, देखिए, फॉर द अकरेंस ऑफ रेजोनेंस इन एनी सिस्टम टू एनर्जीज आर रिक्वायर्स। हम लोग बात करेंगे इन आरएलसी सर्किट, चाहे वो सीरीज हो या पैरेलल हो। इन आरएलसी सर्किट, इंडक्टर हैविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर इज हैविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। When these two energies are present at a particular frequency, जब ये दो एनर्जी प्रेजेंट होता है तब एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिस्टम में वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन देखा जाता है, एंड दैट वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन इज टर्म्ड एज रेजोनेंस। समझ में आया बात ना? समझ में आई बात? तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इन द आरएलसी सर्किट। करेक्ट है? हेलो गाइज, क्लियर है यहां तक? जो हम बताए वो क्लियर है बस कि ऐसा होता है। तो अब क्या होता है आगे देखो, ये जो बताए ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अब सॉरी, द फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी at which inductive reactance XL will be equal to capacitive reactance XC is called as resonant frequency। वह फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट बराबर हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट के, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उस सर्किट में। नेक्स्ट पॉइंट, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी indicates the rate at which energy transformation एनर्जी का रूपांतरण is done between inductor and capacitor। ठीक है? ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है ये उस बात को इंडिकेट करता है कि किस रेट से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच होगा। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और मैग्नेटिक एनर्जी किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये बात कौन इंडिकेट करता है? दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। The circuit is said to be at resonance when source current
मतलब सोर्स से निकलने वाला करंट इज इन फेज, मतलब सेम फेज में, इज इन फेज विथ द सोर्स वोल्टेज, विथ द सोर्स वोल्टेज। सर्किट रेजोनेंस पे तभी कहा जाएगा, सर्किट को रेजोनेंस पे तभी कहा जाएगा जब सोर्स करंट इन फेज विद द सोर्स वोल्टेज होगा उस सर्किट में, तभी। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेके बात करते हैं। मान लो अपना पहला हम लोग ले रहे हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। क्या ले रहे हैं? सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो सीरीज में आर होगा प्रैक्टिकल सर्किट में, एल होगा और उसके सीरीज में सी होगा। ये होगा प्रैक्टिकल सर्किट में, सीरीज सर्किट में आरएलसी होता है, हाँ या ना? अब इस सप्लाई से निकलने वाले, सप्लाई वोल्टेज को भी बोल रहे हैं, इससे निकलने वाले करंट को हम लोग आई बोल रहे हैं, और ये सप्लाई वोल्टेज बढ़ जाएगा आर के ऊपर वी आर, जो ड्रॉप होगा वी एल, और कैपेसिटर के ऊपर वी सी। इस तरह से, हाँ है ना? सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है और करंट फ्लोइंग थ्रू ईच एलिमेंट सेम होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से। अब अगर इसका आप फेजर बनाइएगा, इसका मतलब क्या हुआ वो देखिए। सीरीज सर्किट है, करंट विल बी टेकन एज द रेफरेंस, तो करंट को रेफरेंस में लेंगे। अब एल और सी को आप अगर ढक देंगे तो आर सिर्फ बचेगा प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज वी आर है और आई के बीच में कोई गैप नहीं होएगा, मेरा मतलब कोई फेज गैप नहीं, तो सेम फेज में होगा, तो वी आर ऐसा होगा, मानो। अब आप क्या बोले हैं? ये सर्किट है एट रेजोनेंस। ये सर्किट एट रेजोनेंस होने के लिए ये जो VL है एक्चुअली में है क्या? इसके अक्रॉस इंडक्टिव रिएक्टेंस इनटू दिस करंट, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप। सॉरी, हाँ या ना? ये मतलब कहने का मतलब इसका रिएक्टेंस और इसका रिएक्टेंस दोनों बराबर होना चाहिए, तो इसके रिएक्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रिएक्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे कैपेसिटर के रिएक्टेंस को, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। ये दोनों वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को भी सेम होना मांगता है, तब यानी कि तब क्या होगा? अब देखो, अब थोड़ी देर के लिए आर को आप ढक दो और सी को ढक दो, तो एल हो जाएगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, तो वोल्टेज को यहां होना पड़ेगा, तभी तो करंट लैग करेगा, हाँ है ना? तब दिस करंट विल लैग। ओके, अब अगर एल और आर को ढक लेंगे तो ये हो जाएगा अपना प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, सिर्फ सी बचेगा। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो नीचे होगा, यहां ऐसे VC। ये दोनों का एरो उतना ही हम ले रहे हैं, मतलब सेम ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप बोले एट रेजोनेंस दोनों के अक्रॉस इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान दोनों बराबर होगा, तो यानी कि उस दोनों को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वोल्टेज ड्रॉप भी मान बराबर होगा। अब ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, तो ये दोनों इक्वल बट अपोजिट वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये दोनों जब कैंसिल आउट हो गया तो फाइनली इस सर्किट का डायग्राम कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ये करंट, सोर्स करंट, दिस इज VR एंड दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों निकम्मो हो गया, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसको ये मान चलेंगे ये सब शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब क्या बचा? सिर्फ VR, दिस VR विल बी इक्वल टू दिस V, यानी कि दिस VR विल बी इक्वल टू V। तो देखो सोर्स करंट और सोर्स वोल्टेज के बीच कोई फेज गैप नहीं है, दोनों इन फेज में है। दिस इज एट द रेजोनेंस कंडीशन। क्लियर हुआ गाइस? ये हम जो चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ में आया, हाँ या ना? ऐसा क्यों हुआ? और अगर आप इसको एग्जैक्टली देखना चाहते हो मैथमेटिकली, मतलब फेजर रूल से, यहां पे आप क्या लिखते थे? बाय KVL
अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या रहेगा कि सप्लाई वोल्टेज V विल बी इक्वल टू, इस फेजर डायग्राम से VR एट एन एंगल 0 डिग्री प्लस VL एट एन एंगल 90 डिग्री प्लस VC एट एन एंगल नीचे है माइनस 90 डिग्री। हाँ या ना? राइट। अब यहां तक समझ में आ गया बात? अब देखते बात जाते हैं, चूंकि रेजोनेंस में होने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ VL विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VC। हाँ है ना? तो देखो ये VL VC का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ये एंगल है कितना प्लस 90 और ये माइनस 90, तो इसको एक्चुअली में अगर ऐसे आप लिखे थे तो ये क्या हो जाता VR प्लस J इंटू VL माइनस VC, ऐसे करके लिख देते आप। हाँ या ना? हेलो गाइज, ये क्लियर हो आपको? ये क्लियर हो रहा है? ऐसा लिखते VR इक्वल टू VL माइनस VC, और चूंकि ये दोनों बराबर है तो ये डिफरेंस हो जाएगा अपना 0, तो यानी कि फाइनली अपने को यहाँ जो V मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू, एक्चुअली में यहाँ लिख दे रहे पहले VR VL माइनस VC। इस चीज को अगर आप इंपीडेंस के टर्म में लिखना चाहें तो ये एक्चुअली में आप क्या लिखते हैं ये बताओ? ये हो जाता I इंटू जेड इक्वल टू I इंटू आर प्लस J ब्रैकेट के अंदर I इंटू XL माइनस I इंटू XC। आप क्या बोले थे? एट रेजोनेंस XL विल बी इक्वल टू XC। अरे बाबा I तो सेम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये डिफरेंस 0 हो जाएगा, ये भी डिफरेंस 0 हो जाएगा, ये डिफरेंस 0, ये डिफरेंस 0, यानी कि यहां से अपने को रिजल्ट तब क्या मिला? यहां से वोल्टेज V विल बी इक्वल टू सिंपली VR सप्लाई वोल्टेज, और यहां से अपने को मिलेगा I गेट कैंसिल, Z विल बी इक्वल टू R। हाँ या ना? एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, क्योंकि Z will become here Z mean and that will be equal to R ohm, purely रेसिस्टिव सर्किट के तरह बिहेव करने लगेगा। हाँ या ना? क्लियर है गौतम? अगर यहां तक क्लियर है तो अब मीनिंग समझिए, फाइनली हम लोगों को क्या आ गया। फाइनली हम लोगों को क्या आ गया वो देखिए। वहां से हम लोग बात समझने की कोशिश करेंगे, क्या रिजल्ट पाए। अभी रिजल्ट पाए हम लोग सप्लाई वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज विल बी डायरेक्टली अपियरिंग अक्रॉस द रेसिस्टर V इक्वल टू VR। ठीक है, ऐसा तभी मुमकिन हुआ है जब सिंस VL इक्वल टू VC होगा, तब ना ये डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो ये तभी मुमकिन है जब I इंटू, इसको क्या लिखेंगे, I इंटू XL विल बी इक्वल टू I इंटू XC। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज मतलब करंट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज करंट इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, तब ऐसा लिख पाएंगे। ऐसे ही सांस लेते रहिए, सब मिट गया। ये लोग क्या यार, तुम लोग पढ़ाने दोगे? आधे घंटे में रिप्लाई करता हूं, बोले लिखने के साथ, नहीं समझ में आए तो तुरंत उधर से रिस्पॉन्स करना है, तो घंटों इसी में लग के रह जाएंगे हम लोग। देखिए सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, यहाँ RLC सर्किट है ना, इसमें रेजोनेंस होने के लिए इंडक्टर के अक्रॉस इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL, कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC,
जब इस सर्किट में इसका रिएक्टेंस इसके रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा, तब सीरीज आरएलसी सर्किट में अपना क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ओके, तो इन जनरल इसके लिए अगर अभी थोड़ी देर के लिए मान लें कि जनरल सीरीज एलसीआर सर्किट है या आरएलसी सर्किट है, उसके लिए फेजर बनाएंगे तो ये फेजर बनेगा। और अगर ये रेजोनेंस वाला है तो इसके अक्रॉस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसका और ये कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये दोनों बराबर होगा। उसका मतलब समझिए, सीरीज में करंट फ्लोइंग थ्रू ईच एलिमेंट सेम होता है, तो दिस करंट इनटू इट्स रिएक्टेंस विल बी, इसका पोटेंशियल ड्रॉप, करंट इनटू कैपेसिटर का रिएक्टेंस विल बी इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ये दोनों भी बराबर होगा। वही हम फेजर पे दिखाए हैं। क्योंकि सीरीज सर्किट है तो टेकन करंट एज द रेफरेंस, ठीक है। अब इन दोनों को ढक करके फेजर बनाने तो आता है ना, इन दोनों को ढक दिए, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा, वीआर इसी लाइन में होगा, और आर और सी को ढक दिए, एल होगा, यानी कि इसमें क्या होता है कि करंट लैग करता है, यानी कि वोल्टेज पहले होगा तो ये ऐसे ऊपर होगा वीएल, फिर आर और एल को ढक दिए तो सी होगा कैपेसिटर, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज, करंट एक्चुअली में लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, तो करंट यहां है तो वोल्टेज यहां होगा। अब चूंकि आप बोले हैं कि रेजोनेंस होने के लिए इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना होगा, तो जितना हाइट इसका उतना ही हाइट नीचे वाले VC का रखिएगा। ये दोनों इक्वल बट अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि इसमें प्लस 90 है देखो, इसमें माइनस 90 है। समझ आई बात ना, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन फेज अलग है, ठीक है सेंस अलग है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो कैसा फेजर बचेगा, ये फेजर बचेगा, रिजल्टेंट फेजर। दिस इज द रिजल्टेंट फेजर फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट, ये दिस इज द रिजल्टेंट फेजर आई और उसी के अक्रॉस वीआर। और कहने का मतलब ये हो गया, इन ये दोनों अभी खत्म है, ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, एकदम शॉर्ट सर्किट, इसको एकदम सीधा एकदम एक लाइन खींच देंगे, ये काम नहीं कर रहा है यहाँ। इसका मतलब ये हो गया, ये पूरा पूरा सप्लाई वोल्टेज सिर्फ रेसिस्टर के अक्रॉस अपियर होगा, तो VR विल बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, यानी कि सप्लाई वोल्टेज और करंट, सोर्स करंट के बीच में, सप्लाई करंट के बीच में कोई फेज नहीं है, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। और यही तो था कंडीशन रेजोनेंस में होने के लिए। रेजोनेंस में होने के लिए सोर्स करंट और सोर्स वोल्टेज दोनों इन फेज होना चाहिए, मतलब 0 डिग्री फेज गैप होना चाहिए। ओके, तो इसी फेजर से हम जो ये वोल्टेज इक्वेशन लिखे हैं, ये वाला पहले यहां लिखे हम 90 डिग्री मतलब एंगल के टर्म में, उसी 90 डिग्री को जे के टर्म में लिखे, ये हो गया। तो ये दोनों रेजोनेंस पे बराबर होगा, तो VL माइनस VC का डिफरेंस 0 होगा, या I इंटू XL माइनस I इंटू XC, यानी कि ये XL XC आपस में बराबर होगा, तो I से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट भी बराबर होगा, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वक्त वोल्टेज मिलेगा V इक्वल टू VR, और इंपीडेंस ये I कैंसिल, Z विल बी इक्वल टू R, यानी कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट। एंड एट दैट टाइम एक्चुअली सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, क्योंकि सिर्फ R बचा हुआ है, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गया, ये दोनों के दोनों खत्म हो गया, ये दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होता है, दोनों सेम पोटेंशियल पे है मान लीजिए, तो उसको सेम पॉइंट माना जाता है, मतलब करंट फ्लोइंग उसमें नहीं होता है उस एलिमेंट में, तो तभी इंडक्टर के जैसा और कैपेसिटर के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। सिर्फ आर रेसिस्टिव नेचर मतलब जो है उसका वो बिहेव कर रहा है, ये जो है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह हो जाएगा। एट दैट टाइम इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट विल बी इक्वल टू R ओम, क्योंकि ये प्योरली रेसिस्टिव इन नेचर हो गया। अब आगे हम बात कर रहे हैं, यहां देखिए, जैसे ही पूछे समझ में आया तो तुरंत बोलना है यस, नहीं समझ में आया तो बोलना है तुरंत नहीं, और नहीं तो समाप्त होने के साथ उधर से आप टाइप कर दिया कीजिए। 5 बार पूछने के बाद एक बार मत बोलिए, एक ही टॉपिक को लटकाए रखेंगे। तो यहां से आप देखिए, ये तो पूरा का पूरा वोल्टेज अपियर होगा अक्रॉस द रेसिस्टर। अब सिंस VL इक्वल टू VC है फॉर द रेजोनेंस, तो VL कैन बी रिटन लाइक करंट इनटू XL इक्वल टू VC कैन बी रिटन लाइक करंट इनटू XC। अब ये I गेट कैंसिल, दिस इंप्लाइड यहां पे क्या बचेगा अपना I दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा XL विल बी इक्वल टू XC। हाँ या ना, रेजोनेंस को होने के लिए। अब मीनिंग समझिए, आपको हम बताए हैं जब इंडक्टिव सर्किट पढ़ा रहे थे L वाला सर्किट और जब C वाला सर्किट, तब XL इक्वल टू
ओमेगा इंटू एल बताए थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस, और इसके लिए एक्सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा इंटू सी बताए थे, अगर याद होगा तो। अब ये ओमेगा को यहां भेज दीजिए, ये एल को यहां भेज दीजिए, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एल सी, होगा क्या? ठीक है। अब चूंकि ये रेजोनेंस पे है तो ओमेगा को ओमेगा नॉट बोलते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एल सी, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और नीचे भी स्क्वायर रूट रहेगा तो रूट अंडर एल सी। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड। समझ भाई बात? क्लियर है यहां तक या कोई डाउट है? जल्दी बोलिए। इसी चीज को हम लोग जानते हैं, ओमेगा नॉट इक्वल टू होता है, एक्चुअली में यहां देख लीजिए पहले, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, होता है ना, तो दिस इंप्लाइज ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा तब? 2 पाई एफ नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये ओमेगा नॉट की जगह पे अगर रखेंगे 2 पाई एफ नॉट, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एल सी। अब सिर्फ एफ नॉट लिखेंगे तो एफ नॉट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू रूट अंडर एल सी, इसका यूनिट होगा हर्ज, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इज एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रुक जाइए, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज लीनियर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, लीनियर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये हम शुरू के क्लास में भी बताएं। ठीक है, ओके। अब अपना लीनियर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गया एफ नॉट 1 बाय 2 पाई रूट अंडर एल सी हर्ट्ज, और एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एल सी रेडियन पर सेकेंड। अब इस सर्किट में क्या क्या रिजल्ट मिला वो हम लोग जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। पहला रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 1, पहला रिजल्ट हम लोग को ये मिला, इंपीडेंस Z विल बी इक्वल टू क्या, वो समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली में सीरीज आरएलसी सर्किट में होता है R प्लस J इंटू XL माइनस XC। इन जनरल अगर रेजोनेंस नहीं हुआ है तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब यानी कि R में कुछ ऐड कर रहे हैं, ये R से ज्यादा होगा, है ना, R प्लस समथिंग है तो मतलब R का जो भी वैल्यू होगा उसमें और कुछ ऐड होगा, इन दोनों का डिफरेंस J के साथ फेजर लेकर के, तब हम लोग को मिलता है Z। अगर रेजोनेंस नहीं हुआ है तब की बात बोलते हैं। इतना एट रेजोनेंस आप क्या बोले हैं? XL इक्वल XC है, ये डिफरेंस गैप, तो यानी कि अब ये जो प्लस हो रहा था एक्स्ट्रा चीज, वो चीज नहीं है, इसका मतलब सिर्फ R के बराबर, तो Z, अब तो Z मिनिमम हो गया, यानी कि एट दैट टाइम Z एट रेजोनेंस Z will be Z minimum and that will be equal to R ohm only। समझ में आई बात? ऐसा। दूसरा बात, अब ये बताओ, ये जिस सर्किट का इंपीडेंस है उस वक्त अगर सर्किट में इंपीडेंस मतलब अभी जो रेसिस्टेंस है, ये चीजें ओम वाला टर्म, अगर हम लोगों को अपोजिशन टर्म अपने को क्या मिल रहा है? कम, तो जो सप्लाई वोल्टेज देंगे, सप्लाई वोल्टेज को इस अपोजिशन से डिवाइड करेंगे, ये कम वैल्यू है तो रेशियो आएगा ज्यादा, यानी कि उस वक्त इस सर्किट में करंट होगा मैक्सिमम, हाँ या ना? तो इस वक्त जो करंट होगा अपना वो दैट विल बिकम एट रेजोनेंस I max and that will be equal to सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय Z का मान मिनिमम है इसलिए ऐसा हुआ है, यानी कि V बाय R एम्पियर, V बाय R एम्पियर, AMP लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो करंट हो जाएगा इस वक्त सॉरी मैक्सिमम। तीसरा, पावर फैक्टर क्या होता था याद करो,
पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता था कॉस ऑफ थीटा, है ना। वोल्टेज, वोल्टेज और वोल्टेज के बीच का एंगल है ये, है ना, राइट। तो आपको अगर याद होगा तो उसमें आप क्या लिखते थे बताओ, आपको अगर याद होगा क्या लिखते थे, याद होगा पावर फैक्टर लिखते थे वी आर बाय वोल्टेज ट्रायंगल वी, वी आर बाय वी। अब मीनिंग समझो, यहां पे एट रेजोनेंस वी वी आर के बराबर है, यानी कि ये रेशियो 1 होगा, तो यानी कि पावर फैक्टर एट रेजोनेंस विल बी यूनिटी, एक, है ना, क्योंकि ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में हमेशा पावर फैक्टर यूनिटी होता है, समझ में आई बात ना, ऐसा। तो यानी कि पावर फैक्टर विल बी 1, यानी कि यूनिटी, यूनिटी ब्रैकेट में यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर एट रेजोनेंस, समझ में आया बात ना, ऐसा। नेक्स्ट टर्म इसको मिटा देना आप, चौथा इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर वी आर विल बी इक्वल टू सप्लाइड वोल्टेज एट रेजोनेंस। ये ऑलरेडी हम अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किए हैं, है ना, ओके। अब पांचवा रिजल्ट इज नेट रिएक्टिव वोल्टेज, नेट रिएक्टिव वोल्टेज। नेट रिएक्टिव वोल्टेज का मतलब है वी रिएक्टिव, जस्ट समझिए पहले हम क्या बोल रहे हैं, मोड ऑफ वी एल माइनस वी सी, चाहे वी सी माइनस वी एल लिखिए, जो बड़ा है बड़ा माइनस छोटा लिखने का कोशिश करेंगे। एट रेजोनेंस नेट रिएक्टिव वोल्टेज इन टोटल रिएक्टिव वोल्टेज वी रिएक्टिव दैट इज वी एल माइनस वी सी विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेजोनेंस पे बराबर है, इसलिए नेट रिएक्टिव वोल्टेज एट रेजोनेंस इन द सीरीज आरएलसी सर्किट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है अपने को, विल बी इक्वल टू 0। ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में अपीयर होगा क्वेश्चन के रूप में। छठा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो देखिए आप, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, दोनों में से किसी एक या दोनों भी हो सकता है, दोनों से किसी एक, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर इज ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज, is greater than source voltage. This phenomena is called as voltage magnification. Hence series RLC circuit will behaves as voltage magnifier, वोल्टेज को बढ़ाने वाला सर्किट, है ना। अब देखो एक बात, एक एग्जांपल कराए थे आपको, अगर याद हो कि सीरीज आरएलसी सर्किट में, जब हम सीरीज आरएलसी सर्किट जब आपको हम पढ़ाए हैं ना, उस वक्त एक सवाल कराए हैं, उस सवाल अभी हम जस्ट आपको ध्यान में दिला रहे हैं, याद कीजिए। ऐसा था, यहां देखिए हम क्वेश्चन में याद दिला रहे हैं, एक क्वेश्चन दिए थे कि यहाँ आर है, यहाँ पे एल है और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे सप्लाई दिए थे आप शायद 15 वोल्टेज, देखिए यहाँ 15 वोल्ट, और आप जब वोल्टेज निकाले थे, याद करो इस सर्किट में, तो आपको
इसमें आया था आपको एक्चुअली में, हम वो वोल्टेज का आंसर जो बताते हैं वो जो आया था, इसके अक्रॉस 12 वोल्ट आया था, आर के अक्रॉस। एल के अक्रॉस जब आप सॉल्व करे थे वोल्टेज, तो वो आपको आया था 16 वोल्ट। और सी के अक्रॉस वोल्टेज जो आया था वीसी, या तो 7 वोल्ट या तो 25 वोल्ट, अगर आपको याद हो तो। ये क्वेश्चन दिए थे हम, याद आ रहा है? हाँ या ना? ये देखो सीरीज आरएलसी सर्किट है, सप्लाई कितना दिए हो 15 वोल्ट, लेकिन देखो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, चाहे इंडक्टर चाहे कैपेसिटर, सप्लाई से ज्यादा वोल्टेज है आया है इसके अक्रॉस 16 वोल्ट, और कैपेसिटर के अक्रॉस या तो 7 वोल्ट या तो 25 वोल्ट। जब 25 वोल्ट का कैपेसिटर तो 15 से ज्यादा है कि नहीं है ना? तो ये आपको हम बताना चाह रहे हैं कि अगर ये सर्किट अगर रेजोनेंस पे काम कर रहा है, यानी सीरीज आरएलसी सर्किट में ऐसा बात होता है कि जो आप सप्लाई वोल्टेज दिए होते हैं ना, उससे ज्यादा वोल्टेज अपियर होता है या तो इंडक्टर के अक्रॉस या तो कैपेसिटर के अक्रॉस। इसी वजह करके सीरीज आरएलसी सर्किट को वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट कहा जाता है, क्योंकि ये वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज रहता है उससे ज्यादा अपियर हो रहा है एलिमेंट के अक्रॉस। एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज को ये बढ़ा दे रहा है। हम यहाँ एलिमेंट में रेसिस्टर नहीं बोल रहे, हम एलिमेंट में कैपेसिटर और इंडक्टर बोल रहे हैं। समझ में आई बात ना? तो जब हो कि आप सप्लाई वोल्टेज दिए 5 वोल्ट और जो पर्टिकुलर अपना उससे डिवाइस लगा हुआ है उसके बाद 10 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ है? पक्का से इस घटना रेजोनेंस घटना के वजह करके उस पर्टिकुलर एलिमेंट में आपका वोल्टेज बढ़ के जा रहा है, यानी कि मैग्नीफाई होने का काम हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई सीरीज आरएलसी सर्किट इज टर्म्ड एज वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट। समझ में बात ना? ये हम रैंडम एग्जांपल लिए थे, देखो यहाँ पे ऐसा है, कोई भी एग्जांपल लोगे इस तरह से आएगा, चाहे एल के अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज हो चाहे सी के अक्रॉस, चाहे कभी कभी दोनों के अक्रॉस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, लेकिन किसी ना किसी एक के अक्रॉस तो होगा ही होगा सीरीज आरएलसी सर्किट में, सप्लाई से ज्यादा वोल्टेज अक्रॉस द एल और सी एलिमेंट। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? गौतम जल्दी बोलो। ये नहीं कि आधे घंटे बाद फिर से बोलना कि अब डाउट है। गौतम क्लियर? अब ये जो अपना सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट पर है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट 6 रिजल्ट है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है ना? याद रखिएगा, एट रेजोनेंस योर सीरीज आरएलसी सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, एंड दैट्स व्हाई टोटल वोल्टेज जो है अपियर हो रहा है रेसिस्टर के अक्रॉस, इसीलिए पावर फैक्टर है यूनिटी। याद रखिएगा, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में सिर्फ पावर फैक्टर का मान 1 होता है, यूनिटी, ठीक है ना? ऐसा तो सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस विल बिहेव एज प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। अब इस सर्किट का एप्लीकेशन हम कहां करते हैं तो वो लिख लेंगे। इसका एप्लीकेशन जो है वो हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी, इन सब चीजों को भी आप लोग कहीं कहीं पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो अभी लिख लीजिए, ऐसा होता है, यहां यहां पढ़ना चाहिए। इन सब चीजों में यूज होता है, इसका एप्लीकेशन है सीरीज रेजोनेंस फेनोमेना का। सीरीज रेजोनेंस फेनोमेना का उपयोग हम लोग करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन, इसका उपयोग है, एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन आप देखेंगे ऑसिलेटर के डिजाइन में। ऑसिलेटर सर्किट्स होता है इलेक्ट्रॉनिक में, पढ़े होंगे अगर आप तो ऑसिलेटर्स में यूज करते हैं, मतलब इन द डिजाइनिंग ऑफ ऑसिलेटर, डिजाइनिंग ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर को बनाने में आरएलसी, सीरीज, पैरेलल, इस तरह का चीजें हम लोग यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है? दूसरा इसका उपयोग है फिल्टर सर्किट में, फिल्टर सर्किट में, खास करके बैंड पास फिल्टर में एंड बैंड एलिमिनेशन। बैंड एलिमिनेशन का दूसरा नाम होता है बीएसपी भी, बैंड स्टॉप फिल्टर में, समझे कि नहीं?
बैंड पास फिल्टर और बैंड एलिमिनेशन फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर। यहाँ बीपीएफ का मतलब बैंड पास फिल्टर और बीईएफ का मतलब बैंड एलिमिनेशन फिल्टर यानी कि बीएसपी बैंड स्टॉप फिल्टर। तीसरा इसका उपयोग है ट्यूनिंग सर्किट में, ट्यूनिंग सर्किट में, ये कम्युनिकेशन वाला एप्लीकेशन है। और चौथा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो इसका है वो है इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग इज द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, इज द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के रूप में इंडक्शन वगैरह में हम लोग यूज करते हैं इसका, इस फेनोमेना का। तो इंडक्शन हीटिंग जो है वो सीरीज आरएलसी सर्किट का इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन है। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ सीरीज रेजोनेंस फेनोमेना, सीरीज रेजोनेंस फेनोमेना। ये अभी ये इसको और फर्दर अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको और आगे बात करेंगे इसी सर्किट को इन द नेक्स्ट क्लास, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इसको यहीं कंक्लूड करेंगे। किसी को कोई डाउट है पूछो, वरना आज का कंक्लूड करेंगे। क्विकली रेस्पॉन्ड कीजिए, फास्ट। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, वरना अभी मैकेनिक्स का क्लास है दूसरा। किसी को कोई डाउट तो जल्दी पूछिए, वरना इस क्लास को कंक्लूड करेंगे। नो डाउट। गौतम, एनी डाउट? यहीं से आगे पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास इस रेजोनेंस में। गौतम रिप्लाई नहीं किया। चलिए हम लोग थोड़ी बस 2 मिनट में मैकेनिक्स का क्लास स्टार्ट होगा, आप लोग गाइड मत होइएगा, फिर ज्वाइन कीजिएगा उसको। तो इसको रखते हैं, इतना ही। थैंक यू। आज का क्लास यहीं कंक्लूड किया जाए।